अर्थ संगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। नमस्ते भाई, सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा आप सभी उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। आगे बढ़ने से पूर्व मैं केवल आपसे दो बातें जानना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी था और उस विद्यार्थी की अपने अध्यापक से चर्चा हो रही थी और चर्चा में उसने अध्यापक से कहा, विद्यार्थी ने अध्यापक से पूछा कि गुरुजी बताइए कि जो है मंजिल इम्पोर्टेंट है या यात्रा इम्पोर्टेंट है। तो उनके गुरुजी ने कहा कि ना मंजिल इम्पोर्टेंट है ना यात्रा इम्पोर्टेंट है या रास्ता या मार्ग, बल्कि आपकी जो कंपनी है वो इम्पोर्टेंट है। कंपनी का मतलब संगत जो है वो इम्पोर्टेंट है और उनसे भी इम्पोर्टेंट जो है वो टीचर है। तो इसलिए टीचर जो कक्षा में कहीं पर भी आपके लिए विषय वस्तु को परोसने के लिए आपके साथ होता है, तो आजकल थोड़ा सा रोल हमारा चेंज हो गया है। हम वही जाके चार बातें हम जानते हैं वही बता दें, तो वो वाली टीचिंग का जमाना अब नहीं रहा है। आज गूगल है बच्चे के पास, जितना आप जानते हैं उतना वो पहले से ही उसको पता है। आपको क्लास में भी अगर मोबाइल अलाउड है तो उसके पास सारी चीजें विषय वस्तु आपके पास होगी। तो यहाँ दो चीजें जो है मैंने कही कि जो है आपके लिए डेस्टिनेशन और जो है जर्नी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी अगर आपके पास अच्छा टीचर है और अगर आपके पास अच्छी संगत है तो आप अपनी जर्नी भी अच्छी लिखेंगे और आपकी मंजिल भी अच्छे से प्राप्त कर लेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे टीचर्स के लिए आज जरूरी है कि वो नवाचार को समझें। तो अब आगे बढ़ने से पहले मुझे केवल इतना आप लोगों से जानना है कि इनोवेशन या नवाचार या नवाचारी विधि से आप क्या समझते हैं? क्योंकि बीएड कर रहे हैं या कर चुके होंगे या डाइट की होगी या कर चुके होंगे, तो जो है आप मुझे बताएं कि जो है नवाचारी शिक्षण विधि से या शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं? कोई भी जो मेरी आवाज जो मुझे आपको बात कहनी थी और जो आपको समझनी भी है कि जब भी हम कोई भी काम, अब यहाँ पे आपको संस्कृत से समझना है क्योंकि हम लोग जो है संस्कृत के ही जो आधारभूत ज्ञान है जिसकी आज भारत सरकार बड़ी बात कर रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसके अंतर्गत समझे तो यह वी जमा धी, और वी मतलब होता है वी उपसर्ग होता है किसी भी चीज की विशेषता को बताने के लिए, और धी माने होती बुद्धि। तो इसलिए जिससे बुद्धि जागृत करने का जो विशेष तरीका आप लगाएंगे वो विधि हो। तो इसलिए बच्चा जो भी अच्छे से समझ सकता है उसे जो हम अच्छे से समझा सकते हैं, विषय वस्तु से अच्छे से बता सकते हैं, उसके लिए जो तरीका आप अपनाएंगे, चाहे आप बैठे बैठे आपको जो उसको बता दें, चाहे उसको बोर्ड पे लिख के बताएं, चाहे रेखा चित्र बनाएं, चाहे जो है आप कहानी सुना के बताएं, तो जो भी तरीका आप लगाएंगे उसकी धी यानी बुद्धि को जागृत करे और उसकी बुद्धि में ज्ञान को स्थापित करे। वो जो तरीका है उसको हम विधि कहते हैं। अब इसके साथ जुड़ गया नवाचार। अब नवाचार से पहले हमें आचार भी तो पता होना चाहिए ना, तो आचार से तो सब परिचित होंगे। क्या होता है आचार? खाया होगा आप सबने? आचार नहीं खाया? तो कौन सा आचार है? व्यवहार। वेरी गुड। तो ये जो आचार है, आचार का मतलब है कंडक्ट, कि हमारा व्यवहार कैसा होता है। टीचर कक्षा में पढ़ाता है तो उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो उसलिए हम उस आचार के साथ होने लगा नव, यानी जैसे जैसे हम चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर, हमें उन चेंजेस के साथ अपने आचार में नव जोड़ना पड़ता है। हमारे यहाँ पे एक बहुत पुरानी कहावत है, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। यानी जैसी परिस्थिति परिवर्तित होती है, जिस व्यक्ति को सफल होना है उसे सफलता प्राप्त करने के लिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। कोरोना में आप सभी ने ऐसा किया कि कोरोना में हम जो है जो चीजें कोरोना ने हमें सिखाई, लगभग काफी समय तक आप लोग जो है मास्क लगा के घूमते रहे। नवाचार किया ना, जबकि हम पहले तो मास्क नहीं लगाते थे, कितना भी तेज जुकाम हो अपना साइड ऐसे करके बैठ भी जाते थे। तो अब जो है यहाँ नवाचार से हमारा अभिप्राय है कि किसी भी काम को करने का वो ढंग जिससे वो काम करने में ऊर्जा की, समय की, पैसे की बचत हो, वो नवाचार होता है। अगर उसमें कोई बचत नहीं हो रही और आपने जो है एक कमरा बनाया और उस कमरे में जो है हमने रोशनी की व्यवस्था की,
और उसके लिए महंगे सारे बल्ब लगा के हमने लगा दी कि रोशनी हो गई, जबकि यहाँ पे आप देखिए कितनी व्यवस्था की गई कि हाँ प्रकृति की ही रोशनी कमरे में आए। तो देखिए 3-5 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। तो ये सोचिए कितने दूर की सोच से सोचा गया कि हाँ बच्चों को प्राकृतिक रोशनी में पढ़ने का मौका मिले, तो इसलिए हमने उस चीज को बचाया। तो ये नवाचार है। तो इसलिए यहाँ हमें जो है इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को अब आगे हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई इसको आगे करेगा स्लाइड्स को? उत्तम जी इसको कर लिए, समझ गए ये सब? हाँ, अब ये देखिए पहले चित्र को देखिए, ये है नवाचार, और फिर विषय वस्तु को पढ़िएगा। ये चित्र क्या बता रहा है आप बताइए? बता सकते हैं इस चित्र से क्या समझ, क्या मतलब कि आपके दिमाग में क्या इंगित करता है? एक बार ऊपर का बल्ब बंद करके देखो। काम करते हैं वो काम करने का कोई ऐसा तरीका जिससे हम किसी युक्ति लगा ली, मैंने आइडिया लगा लिया, मेरा काम होने वाला है। तो इसका मतलब हमें जो है जरूरत क्यों है? तो जरूरत इसलिए है कि हमारे जो काम है वो और अच्छे ढंग से हो। तो इसलिए एजुकेशन इज इवॉल्विंग टू मीट मॉडर्न चैलेंजेस, कि वर्तमान में पीढ़ी इतनी बदल रही है कि उसको 47 सेकंड, रिसर्च हुई है अभी कि 47 सेकंड 1 मिनट में से भी 47वें हिस्से में बच्चा सोच लेता है उसे कोई वीडियो देखना है या नहीं देखना। आप देखते हो भी बच्चे, तो देखा आपने कभी ऐसे रील बदलते हैं और रील 1 से 1.5 मिनट की होती है और वो 47 सेकंड में सोच लेता है उसे देखना या नहीं देखना। तो सोच के चलिए कि टीचर का काम कितना चैलेंजिंग है कि 47 सेकंड में सोच लेगा आपसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो इसलिए उस मॉडर्न जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको समझने के लिए हमें इनोवेशन की जरूरत है। दूसरा, इसका बेनिफिट क्या है? 3 चीजें कि बच्चे को जो है एंगेज करना। आज बच्चा एंगेज नहीं होता है क्लास में। आप देखेंगे स्कूलों में जहाँ कहीं आप जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आप देखते होंगे कि कई बच्चे कुछ देर तक आपके साथ जुड़ते हैं, कुछ देर बाद वो आपको जो है पूरी तरह से फ्री छोड़ देते हैं कि जो मर्जी मैडम सर, जो आपका मन है पढ़ाओ, हम तो हमारी मर्जी, हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इस वजह से हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि वो मोबाइल को यही ना समझे कि इससे रीलें देखी जाती हैं, वो ये भी समझे कि इससे पढ़ाई भी की जा सकती है। इसको जो है विषय वस्तु को समझने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पे WB की वीट्स जो है, एक जो है एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने कहा एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ ए पेल बट द लाइटिंग ऑफ ए फायर। और वही लाइटिंग ऑफ द फायर मैंने वहां दिखाई। तो यानी केवल किसी पात्र को भरना ही जो है शिक्षा नहीं है। शिक्षा है कि आपके मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति जागृत करना। तो इसलिए अब हमारे लिए चैलेंज हो रहा है, हम ज्ञान तो दे रहे हैं, ज्ञान की ज्योति जागृत कर रहे हैं, परंतु वो जागृत हो रही है या नहीं हो रही है, परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से और वर्तमान की जो है परिस्थितियों को जो है ढालने के लिए और खुद को उसमें ढलने के लिए जरूरत है कि हम अपनी विधियों में परिवर्तन लाएं। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमें जो है कि कौन कौन से इनोवेटिव मेथड्स होते हैं। अब इनोवेटिव मेथड्स की बात अगर हम करें तो ये जो है सामान्य जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग होती है। अच्छा, ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? चीजों पे ध्यान रखना है कि स्टूडेंट की लर्निंग इफेक्टिव होनी चाहिए। यानी आप कितना जानते हैं, आप कितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसका बच्चे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर आप 55% वाले भी टीचर हैं और आप उसको समझा देते हैं तो आप उसके लिए गोल्ड मेडलिस्ट। तो इसलिए ये आपके ऊपर जरूरत पड़ती है कि आप जो है लर्निंग को इफेक्टिव यानी प्रभावशाली बनाएं और इंटरैक्टिव बनाएं। इंटरैक्टिव का मतलब है कि हम उनके साथ चर्चा करें। आप मुझे इंटरेक्शन का मौका नहीं दे रहे हैं, मेरे से ही बुलवा रहे हैं, देख लो मैं इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो है जवाब नहीं दे रहे। तो इसलिए जवाब इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि जब हम दोनों जो है उसमें सहभागिता करें। और तीसरी चीज है एंगेजिंग, कि हमारे लिए बच्चों को एंगेज करना। ये क्यों है, ये भी इसके पीछे का भी आपको जो है कारण बताता हूँ। मनोविज्ञान में 2 चीजों के ऊपर बात करते हैं। पहले हम बात कर रहे थे व्यवहारवाद की। हमने आपको बताया कि कुत्ता है, कुत्ते को जो है भूख लगी, उसकी लार निकली, वो जो है उससे अधिगम कर रहा है। पावलो का सिद्धांत पढ़ाया हमने आपको जो है उसके लिए जो है थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ाई। परंतु उसके बाद रचनावाद की बात आ गई। तो रचनावाद कहता है कि
बच्चे को सिखाना कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ जानता है। अध्यापक का काम फैसिलिटेटर का है कि हम परिस्थितियां निर्मित करें और उसके ज्ञान को बाहर निकाल लें। तो इस वजह से ये इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स की हमें जरूरत है कि बच्चे जानते हैं आज के समय में टेक्नोलॉजी से, माता पिता से, पड़ोस से, आसपास से और अपने पूर्व अनुभवों से, तो हमें केवल उनको एंगेज करना है। तो इसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं 5 पदीय ज्ञान प्रणाली जिसको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं एंगेज, यानी बच्चों को एंगेज करिए, एक्सप्लोर, उनको खोजने के लिए मजबूर कीजिए, इलेबोरेट, एक्सप्लेन करिए, उनको जहां फंसते हैं उनको एक्सप्लेन करिए, इलेबोरेट, जहां जरूरत हो उसको विस्तार दीजिए, और अंत में इवैल्यूएट। तो ये 5 स्टेप्स जो होते हैं, इनको अगर हम फॉलो करते हैं तब हमें जो है इसकी जरूरत है। तो इसके लिए 3 चीजों पे जो है हमें काम करना है मेनली। तो इसके लिए जरूरी है कि आप क्रिएटिव हो। क्रिएटिव का मतलब होता है सर्जन, सृजन। तो आपने क्रिएटिविटी का कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे? कोई होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और इसका एग्जांपल है हमारे पास हनुमान जी। उनसे ज्यादा क्रिएटिव कोई था ही नहीं पूरे रामायण में। वो कहते हैं अतुलित बलधामम हेमशलाब्देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम ईशम रघुपत प्रिय भक्तम वाचारम। और उनकी उस शक्तियों को जागृत करने के लिए एक पात्र था उनके पास हमेशा ही। कभी सुग्रीव थे, कभी जो है राम जी थे, कभी हनुमान जी थे, और कभी जो है वो उनके जो जामवंत जी थे वो उनकी शक्तियों को बताते थे, और वो कहते हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ। वही व्यक्ति पहाड़ भी उठा के ले आए, संजीवनी ले आए। तो ऐसे ही बच्चों में सब कुछ है। एज ए टीचर हमें कभी जामवंत बनना है, कभी जो है सुग्रीव बनना है, और उनके उस ज्ञान को जागृत करना है। ये क्रिएटिविटी हमें उनके अंदर भी जागृत करनी है और स्वयं के अंदर भी। इसके बाद है कोलैबोरेशन। अभी हमने बात की थी, शुरुआत की मैंने कहा संगत। वो जमाना चला गया कि क्लास में पीछे के बच्चे थे वो कहते हैं हम ये पढ़ते नहीं बैक बेंचर्स हैं। आजकल वो जमाना नहीं है, आप बैक बेंचर्स को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो स्टार्टअप है वो सारे बैक बेंचर्स लगाते हैं। अगर आप देखें तो जो पढ़ने वाले फ्रंट बेंच में बैठ गए वो जो है डॉक्टर इंजीनियर बन के चले गए, जो मिडल में बैठे वो बेचारे कहीं इधर उधर होकर टीचर प्रोफेसर बन गए, जो पीछे थे वो बेचारा नेता बन गए, वो हम सब के ऊपर आ गए। समझ रहे हैं? तो इसलिए बैक बेंचर कोई नहीं है आज के समय में। तो इसलिए हमें समझना है कि हमें उनके साथ कोलैबोरेट कराना है, इस तरह की ग्रुप एक्टिविटीज करानी है कि जिसमें फ्रंट बेंचर, बैक बेंचर, मिडल बेंचर, उनको आप इंटीग्रेट करें और उनके साथ एक्टिविटीज कराएं, ताकि कोलैबोरेट करें और वो अपने ज्ञान के साथ दूसरे को भी अपने ज्ञान से जागृत करें। तो आपका काम आपको आसान करना है। तो इसलिए अपना काम आपको बोल बोल के थकाना नहीं है, आपको विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का नया तरीका ढूंढना और उसको इंप्लीमेंट करना है। और उसके बाद भी अगर काम ना हो तो हमारे यहाँ कहते ना जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, है ना। परंतु अब रवि भी जहां ना पहुंचे वहां टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी हमारे पास ये हथियार है कि जहां हम किसी चीज को नहीं समझ सकते वहां पर हमारे पास हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारे पास जो है इतने संसाधन नहीं है कि हम इतने कमरों में ग्रुप एक्टिविटीज करा सकें। तो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इनोवेशन को सपोर्ट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद्यार्थियों को नवाचार करा सकते हैं। अब आगे चलिए डॉक्टर जी। अब यहाँ पे उसका जो पहला तरीका है वो है फ्लिप्ड। आप लोगों ने पढ़ा कि जानता है कि फ्लिप्ड लर्निंग या फ्लिप्ड मेथड क्या होता है? फ्लिप्ड टीचिंग मेथड। आपने कभी सिक्का उछाला, चिट कहते हैं पट और चिट, तो क्या होती है फ्लिप्ड? हैव यू फ्लिप्ड द कॉइन समटाइम्स? कभी आपने कॉइन को उछाला? अब इधर बात है जो देखिए मैंने आपके आसानी के लिए इधर भी सारी व्यवस्था मैंने चित्र ऐसा लगाया जिससे आपको पता चले कि जो फ्लिप्ड क्लासरूम है उसमें क्या होता है। अब यहाँ मेरे को आपको समझाना है, फ्लिप्ड का मतलब है कि वो पुराना समय है कि हम आएंगे क्लास में पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चे को जो है होमवर्क देंगे और हमारी टीचिंग होगी। फ्लिप्ड का मतलब उल्टा करना है। हमें जो पढ़ाना है पहले ही जो है पीडीएफ की फॉर्म में, पहले ही जो है विषय वस्तु की फॉर्म में, पीपीटी की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, अब पिछले दिन ही बच्चे को कहेंगे कि ये जो है कल आपको पढ़ के आनी है विषय वस्तु, और वो विषय वस्तु पढ़ के आएगा तो हम कहेंगे कि ये इसके मुख्य बिंदु है, इनके प्रश्न जो है वो आपको बना के लाने। तो उसके प्रश्न बना के लाएगा तो अगले दिन हम उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो हर एक बच्चे को जो नॉर्मल तरीका है पढ़ने का जिससे वो नीरस हो जाता है, आपको तो लगता है कि रोज मेरी बात सुनता ही नहीं है बच्चा, तो बच्चा भी कितना सुने। तो
तो इसलिए आपको, और आजकल तो सुनने का वैसे ही जमाना नहीं है, तो इसलिए आप उसको ये जो है तरीका लगा सकते हैं, क्लास को फ्लिप कर सकते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। पहले विषय वस्तु आप बच्चे को पहले होमवर्क पहले दे दिया आपने और उसके बाद पढ़ाया, तो ये फ्लिप हो गया। जबकि पहले हम पढ़ाते हैं फिर गृह कार्य देते हैं, इसमें पहले आप उसको गृह कार्य दे रहे हैं और फिर उसको आके पढ़ा रहे हैं। तो ये आपके पास तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी कक्षा में अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिममली एंगेज कर सकते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को आप आगे लेके आ सकते हैं। क्योंकि सारे बच्चे आपसे सुन के सीखते हैं, इस मुकालते में, इस धोखे में कभी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कक्षा में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्वाध्यायी होते हैं, जो स्वयं पढ़ के सीखते हैं। तो इसलिए वैसे बच्चे हमारी कक्षा को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो फ्लिप्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स को हम पहले मैथमेटिकल आपको बता दिया। तो इसका फायदा क्या है कि बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, कल से ही एक्टिव होंगे, उन्हें पढ़ना क्या है। एक्टिव के साथ साथ जो है क्लास टाइम का बेटर यूज हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ के आए हैं, सबकी समस्याएं, सबके क्वेश्चंस हमने ले लिए, हमने बोर्ड पे वो क्वेश्चन लिखे, उनका डिस्कशन किया। तो इससे जो है तरीका भी बदल गया और बच्चों को सीखने का मौका भी मिल गया। तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ाते होंगे साइंस में, है ना, प्रकाश संश्लेषण। तो एक छोटा सा हमने 2 मिनट का एक वीडियो भेजा उनको या 5 मिनट का, कि कल ये वीडियो पूरा देख के आना बच्चों को भी लगेगा यार मोबाइल से भी देखना है, कुछ सीखना है। टीचर भी कैसा हो गया, मोबाइल का ही काम दे रहा है। आप उस फोटोसिंथेसिस का वीडियो देखें और अगले दिन जो है उससे संबंधित जो विषय वस्तु की है आपकी, उसका चर्चा करें, बताएं उसको कि कैसे जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रूल है, वाटर वेपर्स का क्या रूल है, ऑक्सीजन का क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। वो सारी चीजें आप जब डिस्कस करेंगे तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा, उसका दिमाग ज्यादा खुलेगा। तो ये जो है हमारा नवाचारी तरीका है। इसमें जो है हम वीडियो का, पॉडकास्ट का, रेडियो का, बुक का, वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। पॉडकास्ट जानते हैं आप सभी, क्या होता है पॉडकास्ट बताओ। ये जो है YouTube टाइप का जो है एक आपके पास व्यवस्था है। ऐसी एक जो है ऐप आती है, अगर आप जो है प्ले स्टोर पे जाएंगे तो एंकर ऐप आती है, ANCHOR। जो भी भाषा के अध्यापक हैं उनको इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आप अपना एक चैनल बना सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं। और आप जो हिंदी के जितने भी हमारे जो है खासकर रामायण महाभारत या जो है हमारे तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास के दोहे आपके उसमें आते हैं, या संस्कृत के टीचर हैं आप या इंग्लिश के हैं, तो जो भी आपको इसमें अच्छा लगता है रोज एक जो है 2 मिनट का अपना रिकॉर्ड करिए और बच्चे को भेज दीजिए। और वो जो है आपको अगले दिन देखेंगे आप कि बच्चों को भाषा की, उसके अंदर उच्चारण की शुद्धता भी आएगी और उसका इंटरेस्ट भी आपके साथ जुड़ने लगेगा और आपका पब्लिश होगा। तो आप भी जो है अच्छे पैसे भी उसके माध्यम से कमा सकते हैं। तो टीचर का आजकल किसी से ही पैसा नहीं कमाना है, कंटेंट डेवलपर भी होता है टीचर। तो इस तरह से भी आप अपने आप को आगे ला सकते हैं। आगे बढ़िए, चित्र बता रहा होगा आपको, समझ आ रहा होगा। और गेमिफिकेशन तो मोबाइल का एक दूसरा काम है जो बच्चे सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो है गेम्स खेलते हैं। अब जो है हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या और कोई गणित पढ़ाते हैं तो हम बच्चे को जो है वही सूत्र बताते रहेंगे कि जो है साधारण ब्याज मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, है ना, और फिर उसके ही सवाल कराए, फिर उसको आगे बढ़ाया। तो ये है गेमिफिकेशन, यानी हम जो है उस विषय वस्तु को खेल के माध्यम से विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो इसके लिए कक्षा में कुछ गेम्स आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं और कुछ गेम्स जो होते हैं वो आप ऑनलाइन माध्यम से भी, प्ले स्टोर से भी उनका यूज करके, जैसे आपको जो है मैथमेटिक्स, बच्चे के अंदर रीजनिंग डेवलप करना मुख्य उद्देश्य होता है गणित का। तो अगर वो सुडोकू गेम आता है वो आप उससे खिला सकते हैं। हमारी अखबारों में जो है वर्ग पहेली आती है, वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और हमारी स्मृति को बहुत तेज करती है। वो बच्चों को, मैं कहता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे भी हमारे पास आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कई बार ये भर के दिखाना ही आता है, वो कहते कैसे खेलते हैं, उनको ये नहीं पता कि जो है कैसे टू कैसे और फ्रो कैसे है। तो ये चीजें जो है हमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए और ये तरीका है जिसके द्वारा जो है हम विषय वस्तु को विद्यार्थी तक इंटरेस्टिंगली, रुचिपूर्ण ढंग से पहुंचा सकते हैं। तो इसका फायदा है कि इससे जो है बच्चे में अभिप्रेरणा आती है और वो एंगेज हो जाता है। और इसका जो है एग्जाम्पल अगर आप कहें तो टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, काबूत कर सकते हैं, गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हैं, पेडलेट का प्रयोग कर सकते हैं, और जो है
एक ऐसे नाम है मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है, जैसे ही आएगा तो बताऊंगा आपको। तो उससे जो है कई सारी ऐप्स है जिनको जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक तरीका है जिससे हम, ये है नवाचारी शिक्षण विधि। चलिए आगे। अब ये है PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सुना कभी आपने नाम? जोनेसन का नाम, डेविड जोनेसन का नाम सुना आपने? चलिए कोई बात नहीं। डेविड जोनेसन जो है वो जो है इस तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि हम अपनी संस्कृति से और अपने समाज से भी विद्यार्थियों को सिखा सकते। उनके आधार पर एक जो है उन्हीं के इस पेपर से जो है एक विधि निकली जिसका नाम हुआ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। कि हम बच्चे को जो है बताना चाहते हैं कि जो है इकोनॉमिक्स सिखाना चाहते हैं उसमें कि कितनी फसल में कितने क्विंटल फसल जो है कितने एकड़ में निकलती है, या किले में निकलती है, या बीघे में निकलती है। तो इसके लिए हम बच्चे को गर्मी की छुट्टियों में एक प्रोजेक्ट दें। उस प्रोजेक्ट में कहें कि वो अपने आसपास के जो ग्रामीण जो किसान हैं उनके पास, या जो उनके वहाँ किसान हैं उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि उनका जो है कितना क्षेत्रफल है, कितनी फसल लगाते हैं, कौन से समय पे कौन सी फसल लगाते हैं, और उसका जो है प्रोडक्शन कितना है। तो ये जो है सबसे पहला इसका फायदा होगा कि वो इस प्रोजेक्ट बेस से सबसे पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरी चीज उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, उसे चार अपने गांव के चौधरियों से, बड़े लोगों से बात करनी आएगी, उसका कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होगा। तीसरी चीज की उसको कहते हैं रियल टाइम लर्निंग, वास्तविक समय का अधिगम। उसे पता चलेगा किताब में पढ़ के उसको पता नहीं चलता रबी की फसल कब होती है और खरीफ की कब होती है, जबकि वहां जाएगा तो उसको पता चलेगा कि रबी की फसल कब होगी और खरीफ की फसल कब होगी, गेहूं को क्या कहते हैं और जो है धान क्या कहते हैं। शहरों में कई बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि गेहूं जो है वो झाड़ पे लगता है और जो है खरबूजा जो है वो पेड़ उसके नीचे होता है। तो ऐसे भी कई बच्चे आपको देखेंगे, जबकि टेक्नोलॉजी भी है फिर भी वो देखना पसंद नहीं करते कि कौन सी चीज कहाँ होती है। जिसका फायदा क्या है, सबसे अच्छी बात है हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं वो किताबों से नहीं वास्तविक जीवन के संपर्क में जाकर दूर की जा सकती हैं। तो ये है नवाचार कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को कक्षा की चार दीवारी में आप समझाने की बजाय आप जो है वास्तविक सिस्टम से समझाएं तो बच्चा भी उससे ज्यादा अच्छे से सीखेगा। हम बच्चों को स्कूलों में तो ले आए परंतु समाज से काट दिया हमने, और इसलिए समाज से जोड़ने का एक तरीका है। और इसका फायदा क्या है कि आपको इको फ्रेंडली कोई शहर बनाना है तो आप ग्रुप प्रोजेक्ट जो है उनको दे सकते हैं, या जो मैंने आपको अभी बताया कि फसल किस तरह की कब कौन कौन सी उगाई जाती है ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं। भाषा के हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से गीत जो है कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो संस्कृति का जो है उन्हें पता चलता है। कौन से नृत्य कौन से वाद्य यंत्र इस क्षेत्र में बजाए जाते हैं तो उन्हें जो पता चलेगा कि तुम्बा भी एक हरियाणवी यंत्र था जिसका जो है प्रयोग होता था, तो उसकी जानकारी भी उन्हें होगी। इसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग। जानते हैं कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेशन एक होता है कोऑपरेशन, एक होता है कोलैबोरेशन, और दोनों ही सामान्य भाषा में सहयोग कहते हैं। तो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन we can learn from each other. We can learn from each other in case of cooperation or in case of collaboration, in case of both. In case of collaboration. In case of collaboration. और कोऑपरेशन में we can also adopt this method if it requires. देखिए जब हम कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब जब काम जो है साथ साथ किया जाए उसको कहते हैं सहकारिता। और कोलैबोरेट का मतलब होता है जहां पर उद्देश्य पर साथ साथ पहुंचा जाए। तो वहां इक्वालिटी की बात होती है कि यहाँ पे मैं भी सिखाऊंगा और मेरा जो स्टूडेंट भी मुझे कुछ सिखा सकता है, तो इसलिए हम बराबरी की बात ज्यादा हो रही है कोलैबोरेशन। और कोऑपरेशन जो होता है हमेशा बड़े का मांगा जाता है कि जो मेरे से श्रेष्ठ है मैं उसको कहूंगा प्लीज कोऑपरेट करिए। अब आप कभी भी देखिए कोऑपरेट से पहले हम ज्यादातर बोलते हैं अंग्रेजी में तो प्लीज लगाते हैं, जबकि कोलैबोरेशन में वो इक्वालिटी की बात होती है हमारी। तो जहाँ पे हम दोनों लोग मिलके जो है किसी काम को, जैसे मान लीजिए कि कोई एक संस्था है, हमारी ही यूनिवर्सिटी है, आपका कॉलेज है, कल को कोई सेमिनार कराना है हम दोनों मिलके कराएं तो हम दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो वो कोऑपरेशन नहीं होगा, वो कोलैबोरेशन। तो इसलिए यहाँ कोलैबोरेशन लर्निंग से मतलब है कि टीम बेस्ड एक्टिविटीज दैट प्रमोट शेयरिंग एंड लर्निंग,
कि हम टीम बेस्ड बच्चे को, आज आप देखेंगे बच्चे स्कूलों में गले काट रहे हैं, बच्चे बंदूकें ले आके दूसरे को मार दे रहे हैं, चाकू से काट रहे हैं, ब्लेड से काट रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब उनमें टीम वर्क जो है वो नहीं है, उनके अंदर सेल्फिशनेस बढ़ती जा रही है, वो जो है इतने ज्यादा जो है ईगोइस्टिक होते जा रहे हैं, उनकी ईगो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमें वही पुराने वाला गुरुकुल वाला सिस्टम लगा के उनको कोलैबोरेट कराना पड़ेगा कि वो कहे कि हाँ मेरे को तो बस जो है बैठ के ही काम करना है, तो उसको अलग अलग गतिविधियों में हमें आयोजित करा के, एक हमारे यहाँ पे एक सिद्धांत होता है शिक्षण में, हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर सुना आप लोगों ने? कि कोई भी काम छोटा नहीं, क्योंकि हमने जो बना दिया कि हम जो है ये ऐसे वाले कपड़े पहन के आ गए तो हम यहाँ पे कूड़ा पड़ा है तो डस्टबिन में नहीं फेंक सकते, तो ऐसा नहीं। तो इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर की बात जहाँ है कि हर एक काम की अपनी शालीनता होती है, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ कोलैबोरेशन में जो आपका श्रेष्ठ बच्चा है, जो आपका जो है कम सीखने वाला बच्चा, उनको कोलैबोरेट कराना है हमें, ताकि वो उससे जो है उसको सिखाने में हेल्प मिले और उसके अंदर जो क्वालिटी है वो इसमें है। जैसे जो सीखने वाला, जो नॉलेज वाला बच्चा होगा उसमें कॉन्फिडेंस तो होगा, परंतु उसमें जो है ये कहूँ कि ठेठपना जो होता है ना, वो वाली बात नहीं होगी। जैसे वो जो बच्चा कम पढ़ रहा है परंतु वो थोड़ा अड़ जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस होगा, परंतु पढ़ाई वाला नहीं है, परंतु समाज में कोई भी काम होगा वो भाग के करेगा। आपको मैं एक जो है उदाहरण से, एक छोटी सी कहानी से आपको बताना चाहूंगा। कुछ समय पहले की बात है, हमारे एक जो है टीचर थे, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनके से जो है बात कर रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपके जो है 2 बच्चे थे और दोनों जो है वो कह रहे कि हाँ एक ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक अमेरिका चला गया, और ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरी सेवा करता है। तो उनकी सेवा करता है, तो जो है मैंने कहा कि जो है उन दोनों से भी तो प्यार होगा, बच्चे तो वही है आपके। तो कहते जो मेरी सेवा करेगा मेरा तो वही है। तो यहाँ आपको अंदाजा लगा के आपको मैं सीधा बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा बच्चों को पढ़ा देते तो बाहर चले जाते, और जब बाहर चले जाते हैं तो आपकी जो वास्तविक, जब आपको उनकी जरूरत होती है वो आपके पास नहीं होती है। बुरा मत मानिएगा, मैं एक वास्तविकता से आपको अवगत करा रहा हूँ। तो इसलिए जो हमारा झोला उठाएगा, जो बुढ़ापे में हमारी सहायता करेगा, दिल से प्यार उसके लिए होगा, चाहे वो कम रह के हमारे पास रहेगा, जो हमारे लिए दिल में मोहब्बत उसके लिए होगी। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चा नहीं पढ़ता, आप सोचे कि वो जो है अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो और एक्टिविटीज में अच्छा है, कॉलेज का काम अच्छे से करेगा, भाग भाग के काम करेगा, वो कहेगा कि कंप्यूटर का ये करना मुझे आवे है मैं करूंगा, वो कहेगा कि ये जो यहाँ पे वो संभालना है, हाँ यो भी कर दूंगा। तो वो सोचिए आप वो जो है आपके साथ कितनी एक्टिविटी के साथ आपके साथ इन्वॉल्व होगा। ये कॉन्फिडेंस जो होता है पढ़ने वाले बच्चे के साथ कम होता है, जो है समाज के साथ रह के या थोड़ा उदंड टाइप का बच्चा होता है उनमें ज्यादा होता है। तो ये चीजें जो है आपको कोलैबोरेट करा के दोनों की क्वालिटीज को हम जो है इक्वलाइज कर दें, वो कोलैबोरेशन है हमारा। तो यहाँ हमारे लिए जरूरी है। इसका फायदा क्या है? एनकरेजेस टीम वर्क, टीम में काम करने का बच्चों को जो है गुण विकसित होगा। कम्युनिकेशन, उसमें जो कॉन्फिडेंस कमी थी वो उसमें बूस्ट करेगा, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो उसमें बूस्ट होगा। तो यानी उसको पता चलेगा पढ़ाई की भी वैल्यू, पढ़ना चाहिए, और उसको पता है कि खेलने भी चाहिए, सांस्कृतिक कार्यों में भी आगे बढ़ना चाहिए, तो उसको भी कर सकता है। इसके लिए भी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। थिंक पेयर शेयर, ये एक टेक्निक होती है आजकल जिसको हम कोलैबोरेशन में यूज करते हैं। पेयर का मतलब होता है दो, होते हैं चप्पल के जूते की जोड़ी कहते हैं ना उसको, कैंची की जोड़ी होती है, पेयर ऑफ सीजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है थिंक पेयर शेयर का मतलब होता है कि दो बच्चों को जो है आप कहिए, कोई भी टॉपिक दीजिए, उस पे कहिए कि आप जो है इस पे पेयर करें, इस पे चर्चा करें, और उसके बाद जो है आप बताएं। जैसे हमने बताया बच्चे को संज्ञा हम पढ़ाते हैं, छठी में भी, सातवीं में भी, आज तो तीसरी से भी शुरू हो जाती है, होती है। हम बच्चे को बता रहे हैं कि जो है संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो बच्चा कहता है कि संज्ञा तो होती नहीं, आजकल देखिए टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो रही है। अब संज्ञा से उसको दिक्कत होती है, इसलिए उसको ना नेमिंग वर्ड्स, तो वे सभी शब्द जो नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो संज्ञा होते हैं। तो इसलिए उसके लिए अब हमने बुक्स में भी हम जो है नेमिंग वर्ड्स यूज करते हैं। अब नेमिंग वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन की जब हम बात कर देते हैं, हम कहते हैं कि बच्चे को भी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कोई एग्जांपल बता सकते हैं? कभी कभी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नेताजी से प्रयोग किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के लिए, तो नेताजी ये नेताजी एक तरह से तो जातिवाचक हो गया, लेकिन एक खास पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए
शुरुआत से शुरू। कह सकते कुछ हद तक, पूरा शुद्ध नहीं है सर। हाँ सर अगर हम पुअर बोलेंगे तो वो एक मोर में लिखता है, लेकिन अगर हम द पुअर लगा देंगे तो फिर वो एक कलेक्टिव ग्रुप के लिए हो जाएगा। कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि भारत को जयचंदों से खतरा है। हम कहते हैं अपने घर में विभीषण मत पालो। अब देखिए विभीषण और जयचंद ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विभीषण रामायण के हैं और जो है जयचंद पृथ्वीराज के। अब जो है इन दोनों शब्दों को देखिए, विभीषण और जयचंद के जो गुण है वो जाति बन गए, यानी ऐसे लोग जो अपने घर वालों को धोखा देते हैं वो विभीषण हो गए, ऐसे लोग जो अपने घर वालों को धोखा देते हैं वो जयचंद हो गए। तो इसको हमने जाति के रूप में यूज कर लिया। तो यहाँ पर ये चीजें जो दो लोग डिस्कस करेंगे तो और एग्जाम्पल बनाएंगे और फिर पूरे ग्रुप के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये एक्टिविटी हम अपनी क्लास में भाषा में करा सकते हैं। जैसे आप साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस के जो कंसेप्ट्स हैं उनमें आप पेयर शेयर, तो इससे क्या होगा कि दो लोगों को डिस्कशन करना आएगा, उनको जो है आपस में बात करके और पूरी क्लास को अपनी बात समझाने के लिए मौका मिलेगा। ये भी एक नया तरीका है, नवाचारी विधि है जिसको हम कोलैबोरेशन में यूज करते हैं। थिंक पेयर शेयर। क्लियर? चले आगे। इससे आप पहले से परिचित होंगे। रोल प्ले एंड सिमुलेशन जानते हैं। भूमिका निर्वहन विधि मैंने जब बीएड की थी हमारे सिलेबस में, और जो है सिमुलेशन सुना आप लोगों ने? सिमुलेशन जैसे जो चीजें हमें बतानी है, जैसे कि हमें पार्लियामेंट पढ़ानी है एसएसटी, तो हमें पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कराएं क्लास में? एक को बताएं आप स्पीकर हैं, आप नेता विपक्ष हैं, आप जो है प्रधानमंत्री हैं, आप जो है यहाँ के जो है उपसभापति हैं, और उनको उनके रोल देके और उनका जो है वहाँ पे अभिमंचन कराएंगे। तो ये रोल प्ले मेथड है। ये हमारी पुरातन विधि है। इसके लिए पूरा एक शास्त्र है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, उसमें नाटक किया कैसे जाता है वो सारी जानकारियां उसमें हैं। तो ये जो है हम कहीं यहाँ की है, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का तरीका रहा है पुराने समय से। और अगर ये अच्छे से आता है, किसी विदेशों में यूनिवर्सिटी इससे पैसा कमाती है, यानी अपने वहाँ के पात्रों को तैयार करती हैं और उनके अलग अलग सब जगह पर जो है उनके नाटकों के मंचन कराए जाते हैं और उससे पैसा जो है यूनिवर्सिटी पैसा कमाती है। तो ये एक तरीका होता है। एक होता है एमपी थिएटर, सुना हो आप लोगों ने? सुना है? तो आजकल जो यूनिवर्सिटियां होती हैं वहाँ पे एमपी थिएटर बनाए जाते हैं। एमपी थिएटर का मतलब होता है, थिएटर तो जानते ही होंगे, फिल्म देखना। और एमपी थिएटर जो होते हैं वो इस गोलाकार फॉर्म में, जैसे हमारा कॉलेज कितना सुंदर है आपका, कितनी सारी व्यवस्था है, कितने बढ़िया से बीच में ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में कभी आएंगे तो और ज्यादा सुंदर दिखेगा जितना डिजाइन मुझे दिख रहा था। तो आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे जो है ऐसे चारों तरफ बैठने की व्यवस्था होती है और बीच में जैसे अगर आप किसी कोई जो है अक्षरधाम गया हो और वहाँ पे आपने जो है वो वाटर एंड साउंड शो देखा हो किसी ने, तो वहाँ पे जो बीच में शो होता है चारों तरफ लोग सीढ़ियों पे बैठे हैं। तो ये जो होता है खुले आकाश के नीचे या नेचुरल वातावरण के अंदर जो थिएटर होता है जहाँ लोग एक्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो वो जो है हमारे विदेशों में पैसे कमाने का तरीका होता है। यूनिवर्सिटी में एमपी थिएटर होते हैं और शाम को वहाँ पे जो है बैले और जो है प्रोग्राम किए जाते हैं। तो वो एक तरीका है। तो रोल प्ले से आपको पता है एक एक्टिंग स्किल्स बच्चे सीखते हैं। रियल लाइफ में वो जो है कैसे उसको सीखना है, इससे उसको पात्र के रूप में विषय वस्तु याद हो जाती है और वो उसका अभिमंचन करता है और कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर बूस्ट होता है। तो ये एक तरीका है। और जो है इसका फायदा क्या है? एनहेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का गुण उसके अंदर विकसित होता है। मान लीजिए आपने पात्र तैयार किया और वो नहीं आया या उसके पास उस समय कोई ड्रेस या कुछ भी नहीं है, तो वो जो है दूसरी उस तरह की अरेंजमेंट करके उसको आता है। तो समस्या समाधान उसके अंदर जो है विकसित होता है। कम्युनिकेशन ये सबसे अच्छा गुण है। जब पात्र की अदायगी होती है तो आपको पता होता है कहाँ स्लो बोलना है, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ टोन को ऊंचा करना है, कहाँ कम करना है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर उससे डेवलप होती है। अगर हम जो है रोल प्ले की बात करें तो आप जो है बच्चे को पेरेंट टीचर मीटिंग का जो है एक कंसेप्ट उनको बता सकते हैं। एसएसटी है तो जो है हम पार्लियामेंट का सेशन उसके लिए ऑर्गेनाइज करा सकते हैं क्लास में। अगर हमारे पास साइंस है तो साइंस के लिए पैनल डिस्कशन होते हैं, वो करा सकते हैं, जिससे बच्चे को विशेष विषय वस्तु के बारे में पता चल जाए। रोज टीचर पढ़ाते हैं उससे अलग तरीका, उन्हीं में से अलग अलग विषय वस्तु के लिए कि बच्चा जो है, जैसे हम जो है साइंस की अगर हम बात करें तो जो है हम पन ऊर्जा जो है
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना चाहते हैं, तो जो उसके जितने कंसेप्ट हैं 4 लोगों को हम पैनल डिस्कशन कराएं, चारों को बताएं कि ये विषय वस्तु तैयार करके लानी है और वो वहाँ पे डिस्कशन करें, तो ये अच्छा तरीका है जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है और रोज की हमारी विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीके से बेहतर होता है, जिससे बच्चे रुचिपूर्ण ढंग से प्रभावी ढंग से सीखते भी हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। अब सिमुलेशन की जहाँ बात आती है, तो सिमुलेशन का जैसा मैम ने कहा टीचिंग में यही है, इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अमेरिका को जो है पायलट्स चाहिए थे, तो पायलट्स के लिए उन्हें जो है ट्रेनिंग देनी थी, तो एक बंद कमरे में जो है साउंड सिस्टम के अंतर्गत उनको बताया गया कि कैसे, और उसका आज भी प्रयोग होता है। जैसे आप स्कूटर मोटरसाइकिल कार सीखते हैं तो तुरंत आपको वो गाड़ी दे देते हैं माता पिता या आपके घर वाले और आपको कहते हैं सीखिए ड्राइव करना, परंतु जहाज कोई इमीडिएट नहीं दे देता कि जाके सीख गया, तो इसलिए उसको पहले सिमुलेशन में ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ही जो हमारे सेना के लोग होते हैं उनको भी सीधा जो है सीमाओं पे नहीं भेज दिया जाता, उसके लिए भी सिमुलेशन रूम होते हैं, वहाँ पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से कैसे जो है उन्हें एक्ट करना है, कब वो जो है किस तरह से कार्य करेंगे, तो ये चीज़ें जो है उनको सिमुलेशन भी, तो ये सिमुलेशंस भी हम करा सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाते हैं, अब वो जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रीन हाउस का जो है एक हम छोटा सा ग्रीन हाउस बना दें और उसकी रोज जो है इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है, कैसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या स्टेटस है वो उसको बता सकते हैं। हम जो है बताते हैं कि पानी में जो है अशुद्धियाँ हैं, तो अलग अलग जगह से पानी लेके आए, उसका जो है हम पीएच वैल्यू चेक करके और उसके अंदर जीवों की स्थिति को जो है बच्चे को बता सकते हैं। तो ये सिमुलेशन जो है बच्चे सीख सकते हैं, तो इसके लिए आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और बच्चों को नॉर्मल तरीके से सीखने में जो है अलग तरीका भी मिल जाएगा और वो ज़्यादा रुचिपूर्ण ढंग से सीख पाएंगे। चलिए, अब ये एक तरीका है विजुअल एंड माइंड मैपिंग टेक्निक्स। अब ये जो है देखिए जितनी भी टेक्निक बता रहा हूं ये तभी अच्छे रिजल्ट देती हैं जब यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति वो भी उन सारी चीजों से अवगत हो, उनका प्रयोग करना जानता हो और उनको समुचित ढंग से प्रयोग करने में उसकी रुचि हो। तो जिसको जो है रुचि नहीं होती उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। हम छोटे होते थे तो हमारे मम्मी पापा कहते थे कि जो है भैंस में पानी प्याला, तो जो है भैंस को पहले हमारी दादी ने एक बाल्टी पिला दी और हम उसको ले गए, हम करे छे वो भैंस पानी नहीं पी। तो हमें बाद में समझ में आया किसी को किसी रुचि के बिना से अगर हम उसमें जो है कितने अच्छे जो उसमें शरबत मिला दे और फिर भी कहें भैंस को तो शिकंजी बना दे तो भी नहीं पिएगी, जब तक उसकी रुचि नहीं है जबरदस्ती उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता। सेम हियर कि बच्चा सीखना चाहता है तब सीख सकता है और टीचर सिखाना चाहता है तब सिखा सकता है। अगर मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मुझे सिखाना नहीं, मैं अपने एक होता है कंफर्ट जोन समझते होंगे आप सब, मैं एक कंफर्ट जोन जो बना लेता हूँ कि मैं इसमें कंफर्ट हूँ, मैंने 4 बात बताई, मेरा पीरियड खत्म, मेरी बात खत्म, तो उससे आगे हमारे लिए व्यवस्था नहीं होती है। मेरी बातें आपको जो है अच्छे रिजल्ट तभी देंगी जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर होने की थोड़ी सी हिम्मत करें। अब है विजुअल एंड माइंड मैपिंग टेक्निक। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी आते हैं। एक जो है सॉफ्टवेयर आपको बताऊं सी मैप, ये जो है आपको प्ले स्टोर से मिल जाता है सी मैप। इसको जो है आप कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो उसके जो अलग अलग छोटे छोटे हिस्से हैं उनकी सारी जानकारियां उसमें जो है इकट्ठी एक ही चित्र में बता दी जाती है बच्चे को। तो बच्चे को ज्यादा कुछ जो है उस विषय का याद नहीं करना। जैसे कि अगर हमें जो है बताना है कि कंप्यूटर जो है वो दुनिया के लिए क्या है, जैसे तीसरी चौथी पांचवी में आजकल पढ़ रहे कंप्यूटर, इसके उपयोग, तो ये हम बताएं उसको, तो इसलिए वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, कंप्यूटर की जो है उपयोगिता कितनी है, उसका महत्व क्या है, कहाँ उससे जॉब्स मिलती हैं, क्या है, तो एक ही चित्र में सारी चीज आ गई। तो कंसेप्ट मैप जब हम बना देते हैं तो बच्चे के लिए उस विषय को समझना आसान होता है। इसके पीछे का बैकग्राउंड भी बताता हूँ कि क्यों सीखता है बच्चा, क्यों सिखाना पड़ता है हमें, कि हमारे लिए जरूरी है कि हर एक बच्चा जो है उस सीखने में दूसरे से अलग होता है। मनोविज्ञान में कहते हैं एवरी वन चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इफ दे आर ट्विंस ऑल्सो, कि अगर एक बच्चा दूसरे से अलग होता है, चाहे वो एक ही माता के पिता के पैदा हुए जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, जुड़वा भी अलग होते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए जब वो अलग होते हैं तो उनका सीखने का तरीका भी अलग होता है, उनका चीजों को ग्रहण करने का तरीका भी अलग होता है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उन तरीकों से जो है बच्चों को आगे ले आने की कोशिश करें। पहले हमने कहा कि हमने जो पढ़ाया वही एक तरीका है दुनिया का सबसे अच्छा, और इसलिए हमने दूसरे बच्चों को उनकी उस पर छोड़ दिया।
तो आजकल कहते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे नहीं आता। इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे बच्चे जो है, एक बच्चा है स्कूल में रिजल्ट आया, उसमें जो है एक के बच्चे के आए 90 नंबर, एक के आए 70 नंबर, एक के आए 17 नंबर और एक के आए 0। अब वो विषय कोई भी हो सकता है। तो क्या वो 17 और 0 वाले जो हैं वो 17 वाला भी छोड़ दो, मान लो 0 वाला जो है उसको जो है वो विषय आता ही नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, कह सकते हैं आप या नहीं कह सकते? जबकि हम कहते हैं तुझे तो कुछ नहीं आता, तू तो 0 वाला है, 0 नंबर। जबकि आजकल स्थिति क्या है, हम ये कहते हैं कि उसको उस पेपर के सापेक्ष जो आपने 11 प्रश्न पूछे, 5 प्रश्न पूछे, उसके सापेक्ष उसके 0 नंबर हैं, परंतु विषय उसका 0 है ऐसा आप कह नहीं सकते। जैसे गणित है, गणित में 0 आ गया, परंतु वो उसको नंबर यूज करने आते हैं, मल्टीप्लाई कर लेता है, सामान ले आता है, सारी बातें उसको जो है जरूरत होती है, माता पिता को पैसे गिन के दे देता है, अपने दैनिक जीवन के कार्य कर लेता है, तो गणित की नॉलेज 0 नहीं। इसलिए नॉलेज में एब्सोल्यूट 0 नहीं होता। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट 0 का मतलब जहां 0 है वहां 0 है ऐसा नहीं होता। तो ये आपको समझना है। तो इसलिए किसी भी बच्चे पे उंगली उठाने से पहले ये देखना है, 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं जो आपको बताती हैं कि हम कह रहे हैं कि उसको जो है ये चीज नहीं पता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसे आ जाए। हमने कितनी कोशिश की, हम कोशिश करते हैं या नहीं करते, ये सोचना पड़ेगा। तो विजुअल और माइंड मैप। अब देखिए मैंने जो आपको बताया अभी थोड़ा सा ऊपर है, एग्जांपल पढ़ के बताएगा मुझे क्या एग्जांपल लिखा है आपके लिए? बस यहीं पे ही उत्तम जी, कहीं पे ही बस ऊपर वाला ही आ गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे था क्रिएट ए माइंड मैप ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs बोलते हैं, ठीक है? तो हाँ बताइए सर, सतत विकास लक्ष्य ये होता है जैसे कि हम किसी भी संसाधन का जो प्रयोग जो है ना भावी भविष्य के लिए हम बचा कर रखते हैं, जिनका हम सतत तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन का जो है एक कार्य है जिसके अंतर्गत हमारे 17 जो है सस्टेनेबल गोल रखे गए हैं, जिससे पृथ्वी जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। इसको बोलते हैं सुस्थिर। तो जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि हम चीजों को यूज करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि बस मेरा काम खत्म, आगे वालों के लिए मिले ना मिले हमें कोई चिंता नहीं। जबकि सस्टेनेबल गोल ये कहते हैं कि आने वाले लोगों के लिए भी चीजों की उपलब्धता होनी चाहिए, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए आपका मतलब ये नहीं कि पानी सारा खत्म कर दो और जो हवा को प्रदूषित कर दो। तो ये सस्टेनेबल गोल मैंने यहाँ लिखा और मैंने वैसा ही चित्र आपके लिए लगाया। बात को समझिएगा, देखिए मेरा जो आपको समझाने का तरीका, ये माइंड मैप है कि जो कह रहे हैं वैसी ही चीज आपको वहां दिख जाए। तो इसलिए हम माइंड मैप का यूज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा हवा में सोचता ना है कि SDG क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो इनके नाम भी पढ़ लेगा, इसका फोटो खींच लेगा और जो है उस पे जो है गूगल लेंस पे जाके उस फोटो को डाल के उसके बारे में सारी जानकारी जो है गूगल से ले लेगा। तो ये जो है ये यहाँ पे माइंड मैप और कंसेप्ट मैप। और कंसेप्ट मैप की जब हम बात करते हैं तो आप देखते होंगे हम बच्चों को बताते हैं बड़ा छोटा, ये कंसेप्ट होता है, बड़ा छोटा। अब हम गणित में पढ़ाते हैं 8 is greater than 6। अब आपको ये कंसेप्ट पढ़ाना है तो आप माइंड मैप से भी उसको पढ़ा सकते हैं। अब उसके लिए जरूरी है कि आप तो एक तो सामान्य तरीका होता था, जैसे मैंने अभी कहा ये कंसेप्ट मैप है, बड़ा छोटा। तो इससे जो है आपने कोई चीज दिखाई, ये बड़ा, यहाँ पे दो तीन चीजें इस तरह की हमने रखी और उससे हमने कंसेप्ट मैप बताया। अब माइंड मैप बनाना है तो माइंड मैप के लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और वैसे वैसे बहुत सारे उदाहरण उसे दिखा देंगे और वो समझ जाएगा कि बड़े का मतलब जिसकी वैल्यू उससे ज्यादा है वो बड़ा होगा और जिसकी वैल्यू कम है वो छोटा होगा। तो ये चित्रात्मक तरीके से विद्यार्थी को सिखाने का एक तरीका है जिससे हम कंसेप्ट उसको सिखा सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि इससे बेटर कॉम्प्रिहेंशन, उसे समझ अच्छी हो जाती है बच्चे की, और जो है रिटेंशन मतलब ज्यादा देर तक बच्चा याद रखता है। आज टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान है कि आज इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। मेरी बेटी खुद 9th क्लास में है, इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतनी किताबें अवेलेबल हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो इतनी चीजें नहीं होती थी। हमारी कोई किताब है, एक ही किताब है लाइब्रेरी में, फोटोकॉपी करा लो, तो हम उसको फोटोकॉपी करा के और आज भी रखी हुई है हमारे पास और हमने वो पढ़ी भी। परंतु आज इतनी किताबें हैं, मैंने देखता किसी भी बच्चे को कोई किताब की फोटोकॉपी करवा के लाता हो उसमें से डाउनलोड कर,
तो इसलिए आप सोच के देखिए इतना कंटेंट है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो इसलिए हमें ये इनोवेशन लगाने की जरूरत है कि उसको सही दिशा दें कि वो टेक्नोलॉजी में उलझे नहीं, उसके अंदर जो उसके लिए बुरी चीजें हैं जिससे वो जो है ज्यादा प्रभावित होकर और उसमें आगे बढ़ रहा है, उसको सही दिशा प्रदान करने के लिए हम इस तरह के तरीके लगाना चाहते हैं। तो इससे जो है कि उसकी याद करने की क्षमता भी बढ़े। आप देखिए पुराने समय की बात करें तो पहाड़े सिखाए जाते थे। आज बच्चा जो है कहेगा मेरी 9वीं क्लास की बेटी, हमने उसको बड़ी कोशिश की 25 तक उसको सिखाएं पहाड़। अब वो कहती है कि जो है 15 तक में भी 12, 13 या 14 पे वो फिर कंफ्यूज होने लग जाती है, बीच में एक आधा भूल जाए, और 18, 19 का तो पूछो ही मत। तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए अभ्यास की कमी है, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है अभ्यास पे भी फोकस करें। वो भी जो है एक नया इनोवेशन माना जाएगा, क्योंकि आज हमने अभ्यास छोड़ दिया है और अभ्यास की जगह हम जो है बस इसी में लगे हैं टेक्नोलॉजी में। तो इसको जो है हमें समझना है। यहाँ तक कहने का मतलब था कि चित्रात्मक रूप से सॉफ्टवेयर की सहायता से, या एक और आसान तरीका होता है कंसेप्ट मैप और माइंड मैप बनाने का। हमारे पुराने टीचर बनाया करते थे, जिनकी राइटिंग अच्छी होती, सर भी बनाते होंगे जरूर, कि जो है रेखा चित्र बना देते हैं बोर्ड पे और उसके तरह चीजें जो है दूसरों को समझाने के लिए कि हाँ भी चित्र से समझ जाओ। जैसे कि हम किसी को बताना है कि हाँ लेफ्ट आओ राइट आओ, कहीं मैं देखता था रास्ता बताने के लिए चित्र बता देते हैं कि लेफ्ट इधर से लेना फिर इधर से लेना। आज गूगल बताता है तो पहले लोग बता देते थे। तो ये भी जो है हमारे पास एक तरीका है जिसकी सहायता से जो है हम माइंड मैप का प्रयोग करते हैं। तो जो रेखाओं से चित्र बनाए जाते हैं बोर्ड के ऊपर, वो भी एक तरीका है माइंड मैप बनाना। क्लियर? चलिए टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, ये वो तरीका है कि हम जो भी काम करते हैं। अब देखिए मेरी क्लास में मैं जो आपको बता रहा हूँ, कोई टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है ना? यस सर। अब जो है एक तो चाहता तो मैं ऐसे ही भी इधर ही लिख के आ जाता, परंतु अगर हमने चित्र लगाए तो जो हमारी पीपीटी है उसको अट्रैक्टिव बनाया, क्यों बनाया? इंटरेस्ट कि बच्चा जो है हमें ध्यान से सुने। अब यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से हमारा अभिप्राय है कि हम चीजों को जो है इंटीग्रेट करें, जोड़ें, समेकित करें, एकीकृत करें। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे डिजिटल टूल्स होते हैं, डिजिटल उपकरण होते हैं, उनका उपयोग करें। तो इन डिजिटल उपकरणों में एक तो जो है ये आपके पास रखा है, ये उत्तम जी जो चला रहे हैं डिजिटल उपकरण है, लैपटॉप कह लीजिए, ये प्रोजेक्टर कह लीजिए, तो ये आपके पास डिजिटल उपकरण है। ऐसे ही आपके पास टूल्स आते हैं, उन टूल्स को भी जो है आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है आपको बच्चों को पढ़ाना है क्लास में, और आपको चाहिए कि बच्चे जो है किसी दिन कंप्यूटर क्लास भी होती होगी स्कूलों में, और वहाँ पे जो है कंप्यूटर लैब्स भी होती हैं। आजकल तो मैंने देखा स्कूलों में लैपटॉप लैब्स बन गई। तो इसलिए वहाँ जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पे हम उसको जो है पेडलेट नाम का एक ऐप आता है, वो पेडलेट ऐप प्ले स्टोर से कहीं उसको डाउनलोड करें, और जो हम कोलैबोरेटिव वर्क कोई देना चाहते हैं उसको, तो हम कहें कि जो है अब जैसे मान लीजिए होली आने वाली, अब हम कहें कि जो होली के ऊपर एक प्रस्ताव लिखना है। अब हम उसको जो है होली अभी मार्च में आएगी, अभी लगभग 1 महीना है, तो हम बच्चों को कहें कि इस पेडलेट पे होली के बारे में जो आप जानते हो 5-5 लाइनें लिखो। अब वो जो है आपको कुछ नहीं करना, आपने उस पेडलेट से वो ऐप लिया, आपने वो एक फाइल बन गई, तो सबको शेयर हो गई, और उसमें सभी एक ही समय पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब उनको मिल गया तो इस बच्चे ने 5 लिखे, दूसरे ने 5, महीना हुआ तो इतना सारा बन गया। फिर हमने 2 बच्चे जो हमें लगता है कि ज्यादा अच्छे से जानते हैं, चीजों को थोड़ा ज्यादा बेटर है उसमें कंप्रीहेंशन में, हम कहते हैं इनको जो है इनको कंप्रीहेंड करिए, और फिर जो है हम इसका प्रस्ताव लिखेंगे। फिर आप प्रस्ताव लिखवाइए, सारे बच्चे जानते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन हो गया उसमें। और ये एक तरीका है, जबकि आप यहाँ पे बताएंगे कि हिरण्यकश्यप था, उसकी एक बहन थी, वो प्रहलाद को जो है चुंडी लेके उसके ऊपर बैठ गई, आग लग गई। आप इतना बताते रहेंगे और वही पुराना तरीका चलता रहेगा। तो यहाँ आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, या उसका होली से संबंधित कोई एक वीडियो है हमारे पास पूरी कथा का, वो आप दिखा सकते हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, बच्चे उसको ज्यादा रुचि के साथ सीखेंगे। इसका फायदा है इंटरेक्टिव है, दूसरा फायदा फ्लेक्सिबल है, आपकी छुट्टी है तो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी बाई चांस ऑनलाइन क्लास है कोई, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और असेसिबल है, जब चाहे उसको मतलब कि उससे पहुंचा जा सकता है। टेक्नोलॉजी की छुट्टी नहीं होती ना, इसलिए आजकल आप देखते होंगे जो भी ऑनलाइन फॉर्म होते हैं उसमें सैटरडे संडे नहीं देखते, कोई भी डेट आपको लास्ट डेट संडे भी हो सकती है। इसके बाद टूल्स हैं, तो गूगल फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं असेसमेंट के लिए।
क्विज़िज का यूज कर सकते हैं, स्लाइडो का यूज कर सकते हैं, पेडलेट का यूज कर सकते हैं और सी वेब का यूज कर सकते हैं और अथाह ऐप्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनको जो है आप एक्सप्लोर करके टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग तरह के ऐप है। और यहाँ बताऊं कि हमारे यहाँ आजकल समावेशी शिक्षा की बात करते हैं हम, कि जो है हमारे पास जो है विकृत बच्चे भी हमारी कक्षाओं में आ जाते हैं, जिनको हम विकृत नहीं, मेरा शब्द गलत हो गया, तो अगर हम कहें कि जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांग बच्चे आ जाते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प नहीं करती, एक जॉय सॉफ्टवेयर आता है जो ब्लाइंड लोग हैं उनको वो बोल बोल के सारा बताता है, वो सारा कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं। स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट। हाँ जी, स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट। हाँ कह सकते हैं स्पेशली एबल्ड, परंतु उसके लिए एक और शब्द जो मोदी जी कहते हैं दिव्यांग बालक, तो जो है वो स्पेशली एबल्ड के लिए ही कहा है। तो यह टेक्नोलॉजी को आप अलग अलग आवश्यकता अनुसार जो आपकी जरूरत है वैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप MS वर्ड है, मान लीजिए एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कभी आपने यूज किए या कराए होंगे, इसको भी हम कोलैबोरेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड है, हमने एक फाइल बनाई और उसका जो है लिंक बना के शेयर कर दिया ग्रुप में, और सबको जो भी कोई आपने होमवर्क दिया कि जो इसके बारे में तुम्हारे विचार है वो इस पे लिखो, और आपने जो है उसको लगेगा उसके आप लास्ट में पूरा का पूरा जो है आप उसको क्लास में डिस्प्ले करिए इसके द्वारा, और जो है बच्चों को उसके बारे में सारी जानकारी आप दीजिए, विषय वस्तु वहीं पढ़ाई हो जाएगी आपकी। तो ये भी तरीके हैं जिनको आप, एक्सेल है, आप जो है अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आप उसको भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल के फॉर्मूले आप जो है उनके एक्सेल के माध्यम से बता सकते हैं, और उसको जो है किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, रोज आप कैलकुलेशन करवाते रहते हैं बच्चे से और वहाँ डायरेक्ट हो जाती है, तो क्यों उसका टाइम वेस्ट कराना, उसको फार्मूला और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक्सेल यूज करा दें, वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। चलिए, ये जो है आजकल जो है हमारे यहाँ पे कथाएं, कहानियाँ, किस्से, और हमारे यहाँ पे तो जो है किस्सा कहानी बताने के लिए रागनियाँ भी होती हैं, है ना, और जो है सांग भी होता था पहले, वो जो है नाटक का एक रूप था, हमारे हरियाणा की जो है विरासत रही है, परंतु अब जो है हम मॉडर्न हो गए हैं, तो वो चीज़ें हमें जो है थोड़ी अब वो लगती हैं, आउटडेटेड हम समझते हैं उन्हें। तो यहाँ पर जो है स्टोरी टेलिंग, ये जो है बहुत अच्छा तरीका होता है। बच्चा देखिए किसी भी आयु का हो, और बच्चा या व्यक्ति कितनी भी है, कोई कहे मैं कहानी सुनाऊं, तो जैसे ही हम कहते हैं कहानी सुनाओ तो सामने वाले का आकर्षण आ जाता है। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे जो है बताता है। अभी मैं जो है गणित की आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कि जो है कोई एक नंबर है, तो जो है वो बताया कि जो है नंबर थे, नंबर से पहले आपको मैं लिख के बताता हूँ, सर है आपको लिखने के लिए बोर्ड पे, कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2x + y = 3, ठीक है, एक इक्वेशन है, गणित वाले बच्चे जो होंगे, गणित वाले लोग होंगे वो समझ रहे हैं। तो जो है वो कहते कहानी सुनाता टीचर, उसको बताना है कि जो है नंबर जब इधर से इधर जाते हैं तो उनका जो है निशान या जो उनका साइन चेंज होता है। और वो कहता है कि जो है एक ऋषि था, ऋषि के पास कुछ नंबर गए, उसने जो है बताया कि कुछ जो है xy जो है ये वेरिएबल या चर है, और जो नंबर है वो भी। वो उसके पास गए तो उसने कहा कि मैंने तुम लोगों के लिए एक ब्रिज बनाया है। ब्रिज का मतलब हुआ कि उसने एक पुल बनाया है और पुल का नाम रख दिया इक्वल टू यानी बराबर। उसने कहा कि जो भी इस पुल को पार करेगा, उनको पार करने के दंड में आपका निशान बदल जाएगा। आप अगर +5 है तो -5 हो जाएंगे, आप +2x है तो -2x हो। तो अब कहा कि जब मैंने अब जैसे तुम्हें बताया है वैसे इक्वेशन को सॉल्व करो। तो बच्चे देखते हैं कि +2x है, ये प्लस इक्वल के इधर जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो एक कहानी से हमको निशानों का बदलना गणित में सिखा सकते हैं। तो ये जो है एक और जो है तरीका एक और बताऊं, हमारे यहाँ पे जो है हम कहते हैं हनुमान चालीसा कहते हैं ना, युग सहस्त्र योजन प्रधान। अब हम कहानी हनुमान जी की बताते हैं, बच्चों को क्या दिक्कत है, आज तो जो है इतनी सारी कहानियां उसकी बताते हैं, जो है हमारे जितने भी अंग्रेजी वाले हीरो हैं, तो हनुमान जी की बताएं तो क्या दिक्कत है। तो हम उसको बताएंगे और उसका जो डिस्टेंस है वो बताएंगे, योजन कितना होता है, योजन में किलोमीटर कितने होते हैं, और एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, ये सारी जानकारी देंगे। और पृथ्वी से और जो है सूर्य की दूरी आप कैलकुलेट करा देंगे। ये कहानी से जो है आप करा सकते हैं। तो ये जो है आपके पास तरीका है, परंतु उसके लिए पहले कहानी बनानी तो पड़ेगी।
उसका कोई हमारे पास विकल्प नहीं होता, तो इसलिए जो है ये हमें जो है बनानी पड़ेगी। तो इसलिए टीचिंग थ्रू रिलेटेबल नैरेटिव्स। अब इसमें एक और भी बात आपको बतानी है, हमारे यहाँ पे हर एक जगह अगर आप में से कोई भागवत पुराण पढ़ा हो किसी ने, हर एक जगह, और अगर आपने गीता भी पढ़ी हो, तो हर एक जगह चीजों को समझाने के लिए जो है कथाएं होती, अंतर कथाएं होती, दंत कथाएं होती, बीज कथाएं होती हैं। वो अगर हमारा स्वाध्याय अच्छा होता है, हम अगर उन चीजों को जानते हैं, तो अपनी विषय वस्तु से जोड़कर वो ज्ञान अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का बहुत अच्छा तरीका था। हमारी जो दादी नानियां होती थी या हमारे दादा नाना होते थे, वो हमें कहानी सुनाते थे, तो पूर्व के ज्ञान को हम तक ट्रांसफर कर देते थे, और उस स्टोरी टेलिंग से हमारे संस्कार जो है चलते थे। आज हम एकल परिवारों में रहते हैं, जहाँ पे जो है बड़े हमारे साथ नहीं होते हैं, और बच्चों को पालने के लिए आया होती है, और वो आया की जो माया होती है, उसी माया में बच्चों के संस्कार होते हैं। तो इसलिए जो है आजकल आप देखते होंगे बच्चे माता पिता से इतने अटैच्ड नहीं होते जितने हमारे समय पे होते थे। तो इसलिए जो बच्चा पैदा होते ही डिटैच होता है, तो इसका मतलब कि वो ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड होता जा रहा है, और हम भी केवल उसको काम समझ रहे हैं, इसको बड़ा करके पढ़ा के अच्छे से सेट कर दें, हमारा काम खत्म। तो इसलिए जो है वो फीलिंग्स वाला एस्पेक्ट जो है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते रहेंगे, हमारा जो भावनात्मक जुड़ाव वाली भावना ही है, वो हमारी धीरे धीरे कम होती रहेंगी और कम होती जा रही है। तो इसका फायदा क्या है? एंगेज स्टूडेंट, विद्यार्थियों को जो है एंगेज किया जा सकता है आसानी से, साथ ही साथ जो है उनको याद, कहानी जो है हमेशा याद हो जाती है। छोटा बच्चा होगा, आपसे कहानी सुना, कई दिन बाद वो फिर से आपको सुना देगा, तो इसलिए वो बड़ा जो है उनको जो है, मुझे अपनी बात भी याद आती है, हमारी दादी जो होती है वो ऐसी कहानी नहीं सुनाती, कहती कहानी सुनाऊंगी पहले मेरे साथ सो। तो जो है वो दादी में जो है चादर में या जो है रजाई में अपने साथ लिटाती थी, फिर जो है अपनी कहानी सुनाती। उसको पता था ये लेटेंगे तभी तो सोएंगे, उसमें मैं आज उस समय मुझे नहीं समझ में आता था, तो उससे ये भी होता था कि हम उसके साथ जुड़ के, मतलब कि उनके साथ जो है ज्यादा नजदीकी से उनको जो है गले लगा के सोते थे, तो हमें अटैचमेंट की फीलिंग आती। और दूसरी बात ये है कि उसे ये भी पता था कि सोएंगे भी तो ऐसे, बैठे रहेंगे तो सोएंगे कैसे, तो धीरे धीरे हमें कहानी सुनते सुनते नींद भी आ जाती थी। तो ये जो है, तो इसलिए लर्निंग को मेमोरेबल, आपको यादगार बनाता है, आपकी स्मृति को अच्छा करता है। एग्जांपल है, टेल ए स्टोरी अबाउट साइंटिस्ट जर्नी। आप साइंस पढ़ाते हैं तो साइंटिस्ट के बारे में बता सकते हैं, कविता कहानी पढ़ाते हैं तो उसके कवि के बारे में, उसकी कहानी के कहानीकार या कथाकार के बारे में आप उसकी जानकारी कहानी से दे सकते हैं। उस पाठ को पढ़कर आपको पहले ग्राफ से ये जानकारी मिल जाएगी। आपको थोड़ा अलग ढंग से उसको पढ़ाने का तरीका ढूंढना है, तो आप देखेंगे कि आपकी कक्षा में नवाचार होगा। चलिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस समझते हैं, अनुभव, अनुभूति। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है हमें करानी है, तो ये जो है जरूरी है कि हम उन चीजों के लिए करा सकते हैं जो चीजें एक्सपेरिमेंटल होती हैं, जिनका एक्सपेरिमेंट्स देना। जैसे कि अब अगर हम कहें कि साइनाइड का प्रयोग है केमिस्ट्री में, वो हम एक्सपीरियंशियल से नहीं कहेंगे। तो साइनाइड इतना होता है कि आपकी उंगली पे भी लगा, कुछ देर लगा रहेगा तो चला जाएगा, और जीभ पे लगते ही व्यक्ति है, इतना तेज जो है जहर होता है। तो इसलिए एक्सपीरियंशियल में भी हमें समझना है कि कहाँ हमें एक्सपीरियंस बच्चे को देना है, कौन कौन सी चीजें एक्सपीरियंशियल लर्निंग से की जा सकती है। तो इसलिए पहले टीचर को ये चीज समझनी है। तो इसलिए रियल वर्ल्ड टास्क फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है वो, जैसे हम बच्चों को बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, शिक्षा में आईसीटी का क्या प्रयोग। तो इसलिए हम उसको पढ़ाने की बजाय कहेंगे एक पीपीटी बनाओ, एक एक्सेल के लिए रिपोर्ट कार्ड बनाओ, एक जो है पांडे जी ने अभी बनवाया, ये जो है ये जो है हमारा क्या बोलते हैं इसको, ब्रोशर आप जो है बनाइए, या जो है ये क्या बैनर बनाइए। ये रियल आपके पास एक्सपीरियंशियल है, इसको आप कराएंगे तो बच्चे के काम में भी आएगा भविष्य में, और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगी। तो एनकरेजेस इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो देखिए, जब आप किसी को देंगे तो सभी का एक जैसा बैनर नहीं होगा, कभी भी देखना, क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकिंग, उसको लगेगा लोगो यहाँ पे है, उसने लाल रंग लगाया वो हरा लगाएगा, उसने काला लगाया वो ब्लू करेगा। तो हर एक की अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग उसमें आएगी। तो इससे भी जो है बच्चे को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, जब वो खुद एक भी अक्षर खुद चेंज कर सकता है, तब उसको जो है, इसीलिए हम चाहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। डिजाइन एंड टेस्ट ए सिंपल प्रोटोटाइप इन क्लास। अगर आप कोई चीज बताना चाहते हैं तो उसका डिजाइन आप कहेंगे तुम बताओ। जैसे साइंस है, साइंस में हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं कि जो है कोई जो है एक मशीन बनानी है जिस मशीन में जो है पोल्यूशन कम हो,
तो आप उसका प्रोटोटाइप का मतलब है कि आप उसका डिजाइन तो बच्चे से कागज में बनवा ही सकते हैं ना, तो उसकी सोच का तो पता चलेगा कि वो सोच कैसे रहा है, कैसे पोल्यूशन को कम कर लेगा। अब जैसे कुछ दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही किसी क्लास में था, वो बच्चा कहता है कि सर अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, भविष्य में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। तो अगर मैं 21% है, 21.5 भी होगी तो हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि वो जो है इतनी ज्वलनशील होती है। आप सोचो इतनी सी आग होती है, आप उसमें फूंक करते हो तो जल जाती है। 21.5 होगी तो आप किसी को ऐसे फूंक मारोगे तो क्या स्थिति होगी। तो इसलिए बिना साइंस के, तो इसलिए आप उसको सुनोगे तभी आप उसको रीजन दे पाओगे और चीजों को समझोगे। तो इसको जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जो है इसमें हम प्रोटोटाइप वगैरह या जिससे बच्चे के एक्सपीरियंस हमें दे सकते हैं, जिससे उसको, जैसे हम कहते हैं कृषि, आजकल एक चैप्टर भी होता है, साइंस में भी होता है। तो अगर हमें बताना है तो हम उसको बताने की बजाय जो है किसी कृषि फॉर्म में उसको जो है दिखा दें कि कृषि फार्म कैसा होता है और जो है फसलें कैसे उगाई जाती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, तो ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस ले लेगा। या आपको लगता है आपका स्कूल टाइम डिस्टर्ब होगा तो आप उसको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, तो भी उसको एक्सपीरियंस होगा और वो उससे सीखेगा। चलिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एक मॉडल होता है जिसको कहते हैं शुक्टमैन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये उसी से हमने जो है ये मेथड लिया है। तो इसमें कहते हैं पूछ के सीखना। तो इसलिए कोई भी चीज है, बच्चा पहले उसको जो है पढ़ के आएगा और पढ़ने के बाद हम कहेंगे कि क्वेश्चन पूछो तुम इसमें से। जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो कोई दूसरा जब पढ़ के आया तो उसका आंसर आएगा, तो आंसर किसको आता है, उसका आंसर। तो इसमें पूछ के सीखना ये भी जो है एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम से ब्रेक ले सकते हैं और उनको इनोवेटिव ढंग से सिखा सकते हैं। तो इसमें क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग, बच्चे में उत्सुकता पैदा होती है, उसकी उत्सुकता को शांत करने का एक तरीका है ये। स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर देमसेल्व्स, देखिए क्वेश्चन भी खुद पूछ रहे हैं, आंसर भी खुद दे रहे हैं। उसके बाद जो है इसमें क्यूरियोसिटी और रिसर्च स्किल अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो इसमें अन्वेषण कौशल जो है विकसित होगा, तो उसको जो है ज्यादा अच्छे से उसे जो है समझ पाएगा। और जो है एग्जाम्पल की बात करें तो हम जो है स्कूलों को किस तरह से सस्टेनेबल बना सकते हैं। सस्टेनेबल अभी हमने बात की थी, इन्होंने बताया कि जो है सस्टेनेबल जो है जिससे हम जो है पृथ्वी को अपने आने वाले लोगों के लिए भी जो है रखें, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो स्कूल को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, तो जो है इसका क्या तरीका आप बता सकते हैं? इस कॉलेज को सस्टेनेबल बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? जो हम पानी यूज कर रहे हैं वो जो पानी है उसको हम वेस्ट ना करें। जैसे जो आपने जो है गाड़ी धो रहे हैं उसका जो पानी है, यहाँ कितने सारे पेड़ पौधे हैं, उसी में ही हम जो है इस तरह से खड़ी करके उसको धोएं, उसका पानी वहाँ यूज हो जाए, वो जो है नीचे चला जाएगा तो हमारे लिए वो वेस्ट नहीं हुआ। अगर जो है हम पानी के लिए जो बर्तनों का पानी के लिए यूज कर रहे हैं तो उस पानी को भी जो है हम सीवेज के लिए यूज कर सकते हैं। यानी आपके लिंक कर, जापान एक ऐसा देश है जहाँ जो है किचन को जोड़ा जाता है किचन गार्डन से। तो जो है किचन गार्डन होते हैं वहाँ जरूर, तो किचन का जो भी पानी जाएगा वो सारा किचन गार्डन में जाएगा और वो जो है वहाँ के किचन गार्डन में ही। तो इसका मतलब वो सस्टेनेबल लाइफ जीते हैं। हम भरा भराया साफ पीने का पानी जो आरओ वाला होता है वो भी ऐसे बाल्टियां भर भर के फेंक देते हैं। तो ये जो है सस्टेनेबल बनाना है तो हमें चीजों को अच्छे से यूज करना है जिससे कि वो आने वाले लोगों के लिए भी उपलब्ध रहें। चलिए सर होगा वो शेयर तुम व्हाट्सएप को कोई डायरेक्ट करो, इनसे पेपर दे रखते हैं। चलिए अब जो है आपका काम है ना, अब आपका अपना कोई सब्जेक्ट होगा, कोई सब्जेक्ट होगा ना, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, अब उस सब्जेक्ट में कौन से इनोवेटिव मेथड आप यूज कर सकते हैं, कोई 3 जो है मेथड आप टॉपिक के साथ बताएंगे। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है। 15 मिनट अंदर 10 तैयार करिए।